बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कॉकस भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक जाति ऐतिहासिक संदर्भ प्रश्न जाति क्या है इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए उत्तर जाति पारंपरिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में एक जनजाति समुदाय कबीले उपकबीले या एक धार्मिक संप्रदाय जैसे लोगों के एक एकजुट समूह का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है प्रत्येक जाति का आमतौर पर एक व्यवसाय भूगोल या जनजाति के साथ संबंध होता है विभिन्न धार्मिक विश्वास जैसे श्री वैष्णववाद या समर्थवाद या शैववाद या भाषाई समूह भी कुछ जातियों को परिभाषित कर सकते हैं इस शब्द का अक्सर अंग्रेजी में लगभग जाति के रूप में अनुवाद किया जाता है एक व्यक्ति का उपनाम एक समुदाय जाति को प्रतिबिंबित कर सकता है प्रोफेसर माधव गाडगिल 1983 ने ग्रामीण महाराष्ट्र में अपने शोध के आधार पर जातियों को स्वशासी बंद समुदायों के रूप में वर्णित किया है भारतीय समाज आज भी असंख्य जातियों कबीलों और धार्मिक समुदायों का समूह है आदिवासी और जाति समूह अंतर्विवाही हैं प्रजनन रूप से अलग थलग आबादी पारंपरिक रूप से एक सीमित भौगोलिक सीमा में वितरित की जाती है विभिन्न जातियों की आबादी जनजातियों के विपरीत व्यापक भौगोलिक ओवरलैप है और कई जातियों के सदस्य आमतौर पर जटिल ग्राम समाज का गठन करते हैं ऐसे ग्रामीण समाज में प्रत्येक जाति जो परंपरागत रूप से एक जाति परिषद द्वारा स्वयं विनियमित होती थी एक अपेक्षाकृत स्वायत्त अस्तित्व का नेतृत्व करती थी प्रत्येक जाति एक वंशानुगत रूप से निर्धारित व्यवसाय का अनुसरण करती थी यह विशेष रूप से कारीगर और सेवा जातियों और देहाती और खानाबदोश जातियों के लिए सच था कई जातियां सेवाओं और उत्पादन के पारंपरिक रूप से निर्धारित वस्तु विनिमय के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी इन जाति समूहों ने अपनी पहचान बनाए रखी प्रत्येक जाति समूह इस प्रकार एक इकाई था जिसके भीतर सांस्कृतिक और शायद आनुवंशिक विकास हुआ कम से कम पिछले 1500 वर्षों से जब प्रणाली पूरी तरह से क्रिस्टलीकृत थी और शायद बहुत लंबी थी इस अवधि में विभिन्न जातियों ने कौशल भोजन की आदतें पोशाक भाषा धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ कई आनुवंशिक लक्षणों जैसे सांस्कृतिक गुणों में हड़ताली अंतर प्रदर्शित किया था जाति व्यवस्था के तहत एक व्यक्ति एक जाति में जन्म लेता है जिसकी सामाजिक भूमिकाएं होती है विवाह केवल उसी जाति के भीतर होते हैं जाति पहचान सुरक्षा और स्थिति प्रदान करती है और ऐतिहासिक रूप से आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों के आधार पर परिवर्तन के लिए खुली रही है भारतीय इतिहास के दौरान विभिन्न आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक कारकों ने प्रचलित सामाजिक रैकों में निरंतर समापन और मंथन किया है जो सामाजिक संरचना की एक पारंपरिक वंशानुगत प्रणाली बन गई है हजारों अनन्य अंतर्विवाही समूहों की इस प्रणाली को जाति कहा जाता है यद्यपि पूरे भारत में इसकी अभिव्यक्ति में मामूली भिन्नताएं थीं आमतौर पर जाति प्रभावी समुदाय थी जिसके भीतर व्यक्ति ने विवाह किया और अपना अधिकांश सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन व्यतीत किया बहुधा यह समुदाय जाति की था जो कठिन समय में वृद्धावस्था में और यहाँ तक कि विवादों के समाधान में भी सहायता प्रदान करता था इस प्रकार यह वह समुदाय था जिसे बढ़ावा देने की भी मांग की गई थी 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के पारित होने के साथ अंतरजातीय और अंतरवामा विवाह जो एक साथ बोलचाल की भाषा में अंतरजातीय विवाह के रूप में जाना जाता है को अब हिंदू बहुसंख्यक भारत में कानूनी रूप से स्वीकृत कर दिया गया है व्यवहार में हालांकि अंतरजातीय विवाह दुर्लभ है और भारतीय समाज जाति के आधार पर बहुत अलग है वर्ण के साथ ओवरलैप 1901 के बाद से दशकीय जनगणना के प्रयोजनों के लिए
अंग्रेजों ने ब्राह्मण साहित्य में वर्णित वर्ण सामाजिक स्थिति से संबंधित श्रेणियों में से एक या दूसरे में सभी जातियों को वर्गीकृत किया। जनगणना आयुक्त हर्बर्ट होपरिस्ले ने कहा कि आधार के रूप में सुझाया गया सिद्धांत यह था कि वर्तमान समय में मूल जनमत द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक पूर्वता द्वारा वर्गीकरण और खुद को इस तथ्य में प्रकट करना कि विशेष जातियों को आधुनिक माना जाता है सैद्धांतिक भारतीय व्यवस्था की एक या दूसरी जातियों के प्रतिनिधि। इसने जानबूझकर इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि असंख्य जातियां हैं जो अपने व्यवसाय के आधार पर दो या दो से अधिक वर्णों में फैली हुई है। दक्षिण भारत में एक समुदाय के रूप में टिप्पणी की, हम सैनिक हैं और काठी बनाने वाले भी, लेकिन ये गणिक थे जिन्होंने उनकी जाति का फैसला किया। प्रागैतिहासिक काल से ही भारतीय समाज में एक जटिल, अन्योन्याश्रित और सहकारी राजनीतिक अर्थव्यवस्था रही है। एक पाठ मनु के नियम सी 200 ने ब्राह्मण विद्वानों के दृष्टिकोण से आदर्श व्यावसायिक श्रेणियों वर्ण की एक प्रणाली की अवधारणा की। यद्यपि यह विद्वतापूर्ण कार्य इस्लामी काल के दौरान और पहले भी जनता के लिए अज्ञात था, लेकिन जब ब्रिटिश प्रशासकों और पश्चिमी विद्वानों ने भारत में पारंपरिक हिंदू कानून की समझ हासिल करने और अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंत में इसका इस्तेमाल किया तो इसे प्रमुखता मिली। क्रिस्पिन बेट्स ने 1995 में नोट किया कि भारत में मानव विज्ञानी अब अधिक बार उपजातियों या जातियों की बात करते हैं, जो कि समाज के निर्माण खंड है। जब तक ऐसे समूहों से जुड़े राजनीतिक नियंत्रण या क्षेत्रीयता का एक मजबूत तत्व नहीं होता है, जैसे ही अतिशयोक्ति जैसे अनिवार्य रूप से बहिर्विवाह प्रथाओं को ध्यान में रखा जाता है, ये भी निकट निरीक्षण पर बिखर जाते हैं। तथाकथित अछूतों या अवर्णों सहित तथाकथित ऊंची जातियों से लेकर निम्रत जातियों और जनजातियों तक वर्णक्रम में सभी जातियां, अंतरजातीय विवाह, भोजन और पेय के बंटवारे, या यहाँ तक कि जाति अन्य के साथ घनिष्ठ सामाजिक संपर्क से बचने के लिए प्रवृत्त थीं। उनके अपने से ये जातियां स्वयं को सामाजिक रूप से दूसरों से हीन नहीं देखती थी और बहुतों की अपनी जाति पुराण या वंशावलियों थीं। यदि कुछ था भी, तो यह दूसरा रास्ता था और कई लोगों के पास अपनी पहचान, गर्व और सांस्कृतिक विशिष्टता की भावना को मजबूत करने के लिए लोक कथाएं, परंपराएं, मिथक और किंवदंतियां थी। जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण बताते हैं। उदाहरण के लिए, यादव, जो आज एक प्रमुख पिछड़ा वर्ग है, का मानना है कि वैदिक युग में भी यादव सरकार के गणतांत्रिक आदर्शों के समर्थक थे। महाभारत यादवों के बीच सरकार के गणतांत्रिक रूप के कामकाज के बारे में दिलचस्प विवरण प्रस्तुत करता है। अब यह एक सर्वसम्मत तथ्य है कि महाकाव्य कथाओं के केंद्रीय पात्र श्री कृष्ण ने मगधा के जरासंध और मथुरा के कंस के नेतृत्व वाले साम्राज्यवादी आंदोलन के खिलाफ गणतंत्रात्मक विचारों का बचाव करने की कोशिश की। दलितों के पास कहानियां भी हैं जो जाति की महिमा पर जोर देती है, उन पौराणिक शख्सियतों की पहचान करती हैं, जिनकी कल्पना कथाकार करते हैं, जिन्होंने अपनी जाति की पहचान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतीत के तथ्यों को मिथक और कल्पना के साथ मिलाया जाता है ताकि एक नई धारणा बनाई जा सके। एक ऐसा अतीत जो गौरवशाली, शुद्ध और अनन्य है। इस तरह से इसे ऐतिहासिक स्थिति प्रदान की जाती है और अनादिकाल से अस्तित्व में रहने की कल्पना की जाती है। इस तरह का इतिहास, जो लिखित स्रोतों से और स्वयं की व्याख्या से प्रामाणिकता की तलाश करता है, तथाकथित पुरातात्विक अवशेष, दावतों, उपवासों, उत्सवों जैसे स्मरण उत्सवों और इन पर आधारित झंडों और प्रतीकों जैसे नए प्रतीकों के निर्माण से कायम है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने जाति के बारे में ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.
The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.